हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विंड्स, पवनें। आपको पहले बताया जा चुका है पवनों के बारे में जब हमने आपको वायुदाब पेटियाँ पढ़ाई थी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं पवनें। तो पवनें क्या होती है? पृथ्वी के लगभग समांतर चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। यानी कि किसे कहते हैं? जब पवन पृथ्वी के धरातल के सहारे यानी क्षैतिज रूप से चलती है तब उसे पवन कहते हैं। और वायुदाब में अंतर होने के कारण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन चलती है। और वायुदाब में अंतर तापमान के कारण आता है। ठीक है, यानी कि वायुदाब में अंतर तापमान के कारण आता है और तभी पवन चलती है। वायु में दो प्रकार की गतियां होती हैं, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर वायु का हमें आभास नहीं होता। इस ऊर्ध्वाधर वायु को हम वायु तरंग या वायुधारा कहते हैं। ठीक है, जब धरातल से वायु लंबवत रूप में चलती है तब उसे क्या कहेंगे? वायुधारा या वायु तरंग कहते हैं। और जब वायु क्षैतिज रूप से चलती है तब उसको पवन कहते हैं। अधिकतर वायु का प्रवाह क्षैतिज ही होता है और वायु के क्षैतिज प्रवाह को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है वायुदाब प्रवणता, एयर प्रेशर ग्रेडियंट। सेकंड है पृथ्वी का रोटेशन, यानी पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ द अर्थ। थर्ड है घर्षण बल, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। फोर्थ है पवन का अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ विंड्स। फर्स्ट है वायुदाब प्रवणता। वायु में क्षैतिज गति उत्पन्न होने का प्रमुख कारण वायुदाब में प्रवणता अर्थात अंतर का होना है। यानी कि वायु में क्षैतिज गति कब आती है? जब वायुदाब में अंतर आ जाता है। तो अंतर को लगभग प्रवणता भी कह सकते हैं। तो प्रवणता के द्वारा वायु की दिशा और परिणाम के द्वारा उसका वेग निर्धारित होता है। सेकंड है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी की दिशा को मोड़ मिलता है। यानी कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और बहुत ही तीव्र गति से घूमती है, पृथ्वी के घूर्णन की जो गति है लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर है, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब पृथ्वी इतनी तीव्र गति से घूमती है तो पवन की दिशा में मोड़ आ जाते हैं। तो उत्तरी दिशा में या उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने पथ के दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। सेकंड है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। पृथ्वी घर्षण बल की उत्पत्ति धरातल और उसके ऊपर चलने वाली वायु के संघर्ष से होती है। घर्षण बल पवन प्रवाह की दिशा के विपरीत कार्य करता है। देखिए, जब धरातल पर कुछ अवरोध उत्पन्न होता है, जब कोई अवरोध होता है तो उसमें घर्षण ज़्यादा लगता है और पवन की जो गति है वो बाधित हो जाती है। इसके विपरीत जब उसके मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता तो पवन की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पवन का अपकेंद्रीय बल। पवन के अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति तब होती है जब पवन का मार्ग वक्र या वृत्ताकार पथ के केंद्र से बाहर की ओर लगता है। इसकी वजह से पवनें चलती हैं। देखिए, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। एक लगभग एक पृथ्वी का मैप बनाया गया है जिसमें 0 डिग्री के आसपास यानी 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर हाई होता है, जिससे यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। टेम्परेचर हाई है तो वायुदाब कैसा होगा? लो होगा।
ठीक है, यहाँ की वायु ऊपर उठती है और ऊपर उठकर ठंडी होकर पुनः 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में नीचे उतरती है, तो वहाँ पे उच्च वायुदाब बन जाता है। और फिर उपध्रुवीय क्षेत्रों से भी वायु ऊपर उठकर नीचे इसी अक्षांशों में उतरती है, और कुछ वायु उपध्रुवीय क्षेत्रों से ध्रुवों पर उतरती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कुलर बन जाता है, एक सेल बन जाता है। जैसे विषुवत रेखा क्षेत्रों में लगभग 25 से 30 डिग्री अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर हवा चलती है। ठीक है, फिर ये यहाँ से यह हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर उठकर पुनः 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में नीचे उतरती है, तो ये एक सेल बन जाता है। अब चूंकि विषुवत रेखा क्षेत्र में इस सेल की खोज सबसे पहले हेडली ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको हेडली सेल या हेडली कोस्ट कहा जाता है। और 30 से 35 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो एक सेल या कोस्ट बनता है, उसकी खोज फेरल महोदय ने की थी, इसलिए उसके नाम पर इसको फेरल सेल कहा जाता है। और जो लास्ट बनता है ध्रुवीय सेल, जो पोलर पर बनता है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर 3 सेल या 3 कोस्ट पाए जाते हैं। पहला है हेडले सेल, सेकंड है फेरल सेल या फेरल कोस्ट, और थर्ड है ध्रुवीय सेल या ध्रुवीय कोस्ट। इन तीनों सेल को त्रिकोशीय परिसंचरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब पवनों का वर्गीकरण, यानी पृथ्वी पर कुछ हवाएं जो लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती हैं और कुछ स्थानीय रूप से उत्पन्न होती हैं। पवनों का वर्गीकरण सबसे पहला है स्थायी या नियतवाही पवनें, प्लैनेटरी विंड्स। वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनों को स्थायी या नियतवाही पवनें कहते हैं। इनका संबंध वायुदाब पेटियों से होता है। इन्हें सनातनी, स्थायी, प्रचलित या ग्रहीय पवनें भी कहते हैं। ये पवनें वर्ष भर निश्चित दिशा में सुनिश्चित पेटियों में ही चलती हैं। इनके 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है व्यापारिक हवाएं या पूर्वी हवाएं, सेकंड है पछुआ हवाएं, और थर्ड है ध्रुवीय हवाएं। फर्स्ट है पूर्वी या व्यापारिक हवाएं, ईस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स। ये हवाएं दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण उच्च दाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चला करती हैं। भाई देखिए, उपोष्ण क्या होता है, यानी कि उप माने होता है निकट या समीप, और उष्ण यानी कि उष्ण क्षेत्रों के समीप का क्षेत्र क्या कहलाता है, उपोष्ण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से किधर चलती हैं, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चला करती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम को होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। ये स्थायी रूप से चलने वाली पवनें हैं। मैप में आपको जो मैप दिखाया गया था उसमें व्यापारिक पवनें जो हैं वो यही हैं, जो लगातार उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में ये दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस बात को फेरल ने सर्वप्रथम बताया था। इसी कारण उनके नाम पर इसे फेरल का नियम कहते हैं। प्राचीन काल में इन हवाओं की सहायता से समुद्री जहाज चलाए जाते थे।
और व्यापार किया जाता था, इसी कारण इनका नाम व्यापारिक हवाएं पड़ा। नेक्स्ट है फिर आपका व्यापारिक हवाएं पछुआ हवाएं या प्रति व्यापारिक हवाएं, वेस्टर्लीज और एंटी ट्रेड विंड्स। ये कहाँ चलती हैं? ये हवाएं दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चला करती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती हैं। अर्थात जो ये पछुआ हवाएं हैं ये पूर्वी हवाओं की विपरीत हो जाती हैं। पछुआ हवाएं अन्य हवाओं से भिन्न होती हैं। ये गर्म स्थानों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं। इनके साथ साथ चक्रवात भी चलते हैं। इनका सर्वाधिक प्रभाव उत्तर पश्चिमी यूरोप में देखा जा सकता है। इन पवनों की गति सदैव एक जैसी नहीं रहती है। दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट इम्पोर्टेंट है भाई कि अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। किनको? पश्चिमी हवाओं को। जैसे दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में इन्हें गरजते चालीसा रोरिंग फोर्टीज, 50 डिग्री अक्षांश में प्रचंड पचासा या क्रुद्ध पचासा फ्यूरियस 50 एवं 60 डिग्री अक्षांश में इन्हें चीखते साटा स्क्रीमिंग 60 कहते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में स्थल नहीं है, घर्षण बल बहुत ही कम होता है, इसी कारण यह हवाएं प्रचंड वेग से चलती हैं। इनके द्वारा शीत ऋतु में अधिक वर्षा की जाती है। अब नेक्स्ट है आपका ध्रुवीय पवनें, पोलर विंड्स। ये हवाएं दोनों गोलार्धों में 70 से 80 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ये अत्यंत ठंडी एवं बर्फीली होती हैं। ये हवाएं काफ़ी अंदर तक चली जाती हैं। विशेष रूप से शीतकाल में ये जलवायु को काफ़ी ठंडा बना देती हैं। इनके साथ हिमकण भी उड़कर आते हैं। ध्रुवीय लहरों की गति बहुत तेज होती है। देखिए भाई, आपके यहाँ भारत में नॉर्थ में जो आपके हिमालय पर्वत है, अगर यहाँ यह नहीं होता तो उत्तर से आने वाली जो शीत लहरें हैं आजकल के मौसम में, यानी सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर को इतना लो कर देती कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स। देखिए भाई, अब तक तो जो आप पढ़ रहे थे स्थायी पवनें या सनातनी पवनें, वो एक ही दिशा में लगातार पूरे वर्ष बहती रहती हैं। जबकि स्थानीय पवनें हैं वे कुछ समय के लिए ही स्थानीय कारणों से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जैसे स्थानीय हवाएं वे हवाएं होती हैं जिनकी उत्पत्ति स्थानीय कारणों से होती हैं तथा इनका क्षेत्र भी सीमित होता है। इनकी उत्पत्ति में स्थानीय तापांतर ही सर्वप्रमुख होता है। ठीक है, यानी तापमान में अंतर के कारण वायुदाब में अंतर आ जाता है, जिस कारण ये हवाएं चलने लगती हैं। यह जल व थल के तापमान की विभिन्नता तथा धरातलीय आकृति में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती हैं। इन हवाओं की ऊंचाई अधिक नहीं होती है। प्रत्येक स्थानीय हवा की अपनी विशेषता होती है। इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ हवाएं स्थानीय मौसम को सुहावना व सुखद बना देती हैं, जबकि कुछ हवाएं कष्टदायक बना देती हैं। इनकी दिशाओं में भी अंतर हो जाता है। यहाँ कुछ हवाओं के नाम बताए गए हैं, जैसे कि फोन हवा, यह गर्म और शुष्क हवा है और यह यूरोप में स्विट्जरलैंड में चलती है, आल्प्स पर्वतों में। ठीक है, ऐसे ही भारत में एक हवा है लू, जो उत्तरी भारत में चलती है, टेम्परेचर को बहुत बढ़ा देती है। सेकंड है आपका चिनूक,
गर्म एवं शुष्क हवा है ये भी, और इसे स्नो ईटर यानी बर्फ खाने वाली या हिमभक्षी हवा भी कहा जाता है, क्योंकि यह उत्तरी अमेरिका में रॉकीज के दक्षिणी क्षेत्र में चलती है और वहाँ के तापमान को बहुत अधिक बढ़ा देती है, लगभग 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा देती है। नेक्स्ट है आपकी सिरक्को। यह भी गर्म एवं शुष्क हवा है जो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलती है। इसको भी स्थानीय क्षेत्रों में और विभिन्न नामों से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका हरमट्टन। यह भी गर्म एवं शुष्क हवा है। यह भी सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर चलती है। अब चूंकि गिनी तट के आसपास उमस का मौसम होता है, उमस बनी रहती है हर समय, तो जबकि ये शुष्क हवा होती है तो वहाँ की उमस को कम कर देती है, जिससे लोगों को राहत मिलती है। इसलिए इस लोगों को उन्होंने डॉक्टर हवा का नाम दिया है। नेक्स्ट है बोरा। यह एक ठंडी हवा है जो यूरोप में चलती है एड्रियाटिक सागर की ओर। फिर नेक्स्ट है आपका मिस्ट्रल। यह भी एक ठंडी हवा है जो दक्षिणी स्पेन में चलती है। और नेक्स्ट है फिर विली विली। यह भी एक ठंडी हवा है जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में चलती है। इनके अलावा भी और बहुत सारी लोकल विंड्स है भाई, उन सब के नाम तो मैंने यहाँ पे नहीं बताए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी के समझ में आया होगा टॉपिक। धन्यवाद।